गुड इवनिंग फ्रेंड, आई एम संतोष कुमार। चलिए आने वाले हफ्ते के लिए बातचीत कर लेते हैं कि मार्केट कैसा रहेगा और क्या क्या चेंजेस आएंगे इक्विटी मार्केट में, करेंसी मार्केट में और कमोडिटीज़ मार्केट में। जैसा कि हम लोग पिछले एक महीने से, अब तो एक महीना हो गया होगा, कि बोल रहे हैं कि मार्केट जो है थोड़ा सा पॉज लेगा, लेकिन 10,880 के ऊपर जब तक रुका रहेगा तब तक मार्केट में अगर तेज़ी नहीं होगी तो गिरावट भी नहीं होगी। और तेज़ी की बात करें तो वो जो 10,000 पिछले 2 हफ्तों से बोल रहे 10,380 का जो लेवल है वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब जो रेजिस्टेंस जोन हो गया है वो 10,280 से 380 के बीच का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। कई लोग तो 350 पे बोल रहे हैं, लेकिन 350 से 380 एक ही बात है लगभग, वो एक उसका रेजिस्टेंस जोन है। और अब मार्केट में कहीं ना कहीं एक थकावन सी महसूस हो रही है कि मार्केट और ऊपर जाने के लिए कोई ऐसी ट्रिगर नहीं है। वो ट्रिगर या तो कोई न्यूज़ के रूप में आनी चाहिए या फिर कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो। तो लास्ट वीक जो अनाउंसमेंट हुआ, जो रशिया की तरफ से कोविड-19 का जो वैक्सीन रजिस्टर्ड किया गया, उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी उसमें देखने को नहीं मिली। और जो इफ़ेक्ट देखने को मिला वो गोल्ड में मिला कि 2080 से 1880 के लेवल को टच किया उसने, जो कि एक साइकिल होनी थी। मेरे को जो पिछले 2 हफ्तों से बोल रहे थे कि गोल्ड अब शायद यहाँ 2050 के आसपास पॉज लेके नीचे आएगा और वो एक बार 1850 से 1880 के बीच में आएगा, लेकिन मेरे को ये अंदाज़ा था कि शायद ये इसके लिए इसको 2 से 3 हफ्ते, मतलब एटलीस्ट अगस्त पूरा ले लेता इसको टच करने के लिए 1880 को। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड रूप से इसने एक झटके में उस लेवल को टच किया और टच करने के बाद वहाँ से ये ऊपर चला गया। सेम सिल्वर में भी हुआ। एक्चुअली क्या है कि वो एक लेवल था, उसको टच करना था, जो रिट्रेसमेंट होना था वो, लेकिन वो इतनी तेज़ी से करेगा इसका अनुमान नहीं था। लेकिन फ़िलहाल उसने 1880 को लेवल को टच करके ऊपर चला गया। तो गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे तो उसमें तो जो लेवल उसने लो लिया है वही एक स्टॉप लॉस होगा और गोल्ड और सिल्वर में वापस बाइंग आ जाएगी। कंसोलिडेशन फेज क्रूड में चल रहा है, जो कि बहुत कोशिश करता है 40 to 80 के ऊपर रुकने की, लेकिन वो वहाँ पे उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और वो नीचे खिसक जाता है। सेम ये सारी सिचुएशन जो है ये इक्विटी मार्केट में भी देखने को मिल रही है कि बार बार 350 के पास इसने 2 बार कोशिश किया इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की, लेकिन नहीं हुआ। अब इतनी बड़ी न्यूज़ आने के बाद भी कि कोविड-19 का वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसके बावजूद भी मार्केट इतना ऊपर नहीं गया। और लास्ट फ्राइडे में जो पैनिक सेलिंग देखने को मिली वो कुछ इंडिकेशन कर रहा है। तो मार्केट शायद अब यहाँ से यू टर्न की तैयारी कर रहा है। मैं पिछले कई हफ्तों से इस बात को बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से यू टर्न करेगा। कहाँ से करेगा ये पॉइंट बस देखने वाली बात थी। तो पहले वो 11,080 था, अब वो 11,380 आ गया, बस इतना 300 पॉइंट का फ़र्क पड़ा है। कई सारे लोगों का बोलना है कि इधर मार्केट तो हर जगह पे ग्रोथ दिख रही है, हर जगह पे सब कुछ इतना ज़्यादा हो रहा है, आप मार्केट को टर्न कर रहे हैं। और भी आपने शायद लास्ट वीडियो में बोला है कि बॉटम शायद फिर बने, तो मेरे को नहीं लगता कि शायद ऐसा होगा। तो मेरा तो मानना बस ये है कि जिस हिसाब से ये तेज़ी गिरावट हुई थी और ये यू टर्न तेज़ी हुई थी, वो तेज़ी जस्टिफाई नहीं थी। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद यू टर्न तेज़ी हो जाए। तो ये एक ऑपरेटर ही गेम होता है, मतलब इसमें बुल वाले भी फंसते हैं और बेरिश वाले भी फंसते हैं। अगर किसी को याद होगा 2008 की गिरावट का, तो एक बार जब गिरावट बॉटम बना था तो कम से कम 5 महीने तक वो उसी जगह पे जिगजैग करके, मंथली चार्ट पे देखेंगे, जिगजैग करके उसने कैंडल बनाया था, एक बेस बनाया था 5 से 6 महीने का। उसके बाद वहाँ पे वो ऊपर गया था। ऐसा नहीं था किसी भी बड़ी मंदी को देख लीजिए कि एकदम से यू टर्न गिरे और फिर वापस वी शेप में वापस खड़ा हो जाए। तो मेरे को तो ये था कि ये जो चीज़ें दिख रही हैं इसमें विश्वास नहीं था कि ये तो
अगर मंदी की बात करेंगे तो ये तो मतलब मेरे ख्याल में 100 साल में एक बार आने वाली मंदी थी, होने वाली है या चल रही है जो भी है, लेकिन ये कोई हर 10 साल में नहीं, जो ये इंसिडेंट घटा है ये कोई हर 10 साल या 15 साल में जो कि नॉर्मली मार्केट में गिरावट होती है होता है। तो ये वो सिचुएशन तो अब तो लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये वो सिचुएशन नहीं है। अगर ये वो सिचुएशन नहीं है तो फिर इसका इम्पैक्ट भी स्लोली होगा और लंबे समय तक होगा, क्योंकि कितनी भी कर लें अभी भी फुली फंक्शनली वर्क नहीं चल रहा है किसी भी सेक्टर में कि फुल फ्रेश पूरी तरह से वर्क चलने लगा हो, हर सेक्टर में ग्रोथ आने लगी हो, या पूरे एम्प्लॉय जो है वो वर्कआउट में आ गए हों। अगर एम्प्लॉय की देखें तो जॉब डेटा जो है वो दिन पर दिन धीरे धीरे लोगों की जॉब्स की जो जा रही हैं उनकी संख्या बढ़ ही रही है। जो कंपनियां खुल गई हैं या जिन कंपनियों में काम होना शुरू हो गया है वो एज ए लॉस मेकिंग में जा रहे हैं, क्योंकि उतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। और कोविड के तौर पे, एहतियात के तौर पे लोगों को खुल भी गए हैं, लोगों को सैलरी देनी पड़ रही है, और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कुछ डिफरेंस में शिफ्टों में काम करना पड़ रहा है। तो जो प्रोग्रेस एक अच्छी सी स्पीड में आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। जैसे मेरे को 100 किलोमीटर चलना है तो मैं एक घंटे से 1.5 घंटे में 100 किलोमीटर की स्पीड में अगर रखें तो वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। लेकिन अगर जगह जगह पे मेरे को रुकना पड़ रहा है, फिर रुकना पड़ रहा है, बैरिकेडर्स लगे हुए हैं, तो हम शायद जो 1 घंटे के सफ़र को शायद 5 घंटे में कवर करेंगे। तो ये वो सिचुएशन है, वो भी डरते डरते लोग निकल भी रहे हैं तो डर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इसका इम्पैक्ट स्लो पॉइजन के रूप में इकनॉमी में पड़ रहा है, तो वो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा। अगर किसी सेक्टर में देखना हो तो फाइनेंशियल्स में आराम से उसको देखा जा सकता है। बाकी सेक्टर्स में अगर बाकी सेक्टरों की बात करेंगे तो थोड़ा स्लो दिखाई पड़ेगा, लेकिन दिखाई पड़ेगा। आने वाले हो सकता है कि 2 से 4 महीनों में उस चीज़ को देखने को मिले। तो जो लोग मेरे का कहना है कि ऐसा नहीं कि सारे सेक्टरों में एक साथ गिरावट आ जाएगी या मार्केट पूरा डाउन हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये कि सेक्टर वाइज आपको चूज़ करना पड़ेगा किन सेक्टरों में मेरे को इन्वेस्ट करना है। देखिए, जब कोई एक डेंजरस सिचुएशन आती है तो उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आती है, तो इसमें सेक्टर का इंटरचेंज हो रहा है। हमें ये सोचना है कि किस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो आज की डेट में हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है, तो पहले लोग इतना ऑनलाइन पे फोकस नहीं कर रहे थे, या सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, पहले यूज़ नहीं करते थे। बहुत से लोग तो सैनिटाइज़र का नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन अब कर रहे हैं। अब तो 5th क्लास क्या नर्सरी के बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस अपने लैपटॉप या आईपैड पे पढ़ के क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं एक परसेंटेज में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आई है कि ऑनलाइन चीज़ के प्रति लोगों को मजबूरीवश जाना पड़ा है। तो हमें सेक्टर वाइज देखना पड़ेगा कि किस सेक्टर्स में या किस सेक्टर्स के स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे, अब मतलब बहुत जल्दबाजी ना करें कि अब मार्केट का में बहुत तेज़ी से फटाफट इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये एक ट्रैपिंग भी हो सकती है। इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा कि फंडामेंटल चीज़ें और जो इंडेक्सेस की चीज़ें हैं वो आपस में मैच नहीं कर रही हैं, ठीक है। अगर चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वीक की। अगर इस वीक की बात करेंगे तो मेरे को तो इस वीक में फार्मा सेक्टर भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोई भी सेक्टर मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा है कि शायद जो तेज़ी पकड़े। आईटी कंसोलिडेशन में जा सकता है, मैं इसमें बेरिश नहीं बोलूँगा। और मेटल सेक्टर हो सकता है कि फर्स्ट हाफ वीक के प्लस रहे, उसके बाद उसमें गिरावट आए, जो कि मेरे को चार्ट के डेटा में दिख रहा है। बाकी हर सेक्टर मेरे को निगेटिव अपने रेजिस्टेंस को टच करके वहाँ से पलटता हुआ नज़र आ रहा है हर सेक्टर के। मैं भी अपने चार्ट वगैरह पोस्ट कर दूंगा, संतोष कुमार
के नाम से पेज है और ग्रुप है, जहाँ जहाँ भी लोग फॉलो करते हैं, देख लीजिएगा। मैं उसमें वीकली बेसिस पे चार्ट सेक्टर वाइज ही भेजता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का, कमोडिटीज़ का और करेंसीज़ के चार्ट भेजते हैं। जिसको वीडियो देखने के बाद कुछ जस्टिफिकेशन चाहिए, वो जस्टिफिकेशन उनको चार्ट पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद भी अगर किसी को डाउट होता है तो फिर अगर किसी के मन में कुछ क्यूरियोसिटी होती तो वो फिर मैसेज के थ्रू पूछ सकता है। हाँ, पर्टिकुलर स्टॉक के लिए मत पूछिएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। हाँ, सेक्टर वाइज या कुछ ऐसी फंडामेंटल चीज़ पूछनी हो जो आपको परेशान करे तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में बेरिश व्यू है। सेक्टर वाइज आईटी में कंसोलिडेशन रहेगा, आईटी ऊपर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, फार्मा में क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई है तो फार्मा यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स करेगा, उसको उसके रिवर्सल को एक रिट्रेसमेंट ही देखिएगा, ये बेरिश नहीं है। लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स में मैं बेरिश हूँ। और अगर बात करेंगे कि एफएमसीजी सेक्टर में, वो भी निगेटिविटी उसमें भी देखने को मिल रही है। तो करेंसी की बात करेंगे तो मेरे को नहीं लगता यूएसडी INR 74 के स्तर को तोड़ेगा। वो एक बेस बना रहा था, बेस बना के ऊपर की तरफ जाएगा। अगर अदर करेंसी की बात करेंगे तो डॉलर इंडेक्स वो ऊपर जाएगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। डॉलर इंडेक्स काफ़ी गिरा हुआ है और बहुत ज़्यादा डॉलर इंडेक्स गिर भी नहीं सकता, उसका पीछे कई और भी रीज़न है, वो ऊपर जाएगा। तो इस वीक में गोल्ड सिल्वर में बाय में रहेंगे, डॉलर इंडेक्स में बाय में रहेंगे, मार्केट में सेल में रहेंगे। मार्केट में सेक्टर वाइज सभी में सेल में रहेंगे, केवल आईटी और आईटी को छोड़ के जो कि कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। जिनको फार्मा में एंट्री नहीं हो पाई है और उन्हें लगता है कि वो रैली मिस कर दी है, वो लोग अपना थोड़ा सा वेट करें, उनको हर गिरावट में एसआईपी के रूप में फार्मा में एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीक के लिए इतनी रखते हैं, बाकी कुछ ऐसा होगा तो फिर आगे डिस्कस करेंगे। नमस्कार।